इजराइल और यूएस की ईरान से जो जंग हो रही है उसमें सबसे मार्के की बात यह है कि एक तरफ दो न्यूक्लियर स्टेट हैं, यानी उनके पास न्यूक्लियर बम है, और दूसरा जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। ऐसे में लोग बात कर रहे हैं 1945 के वाक़ये की, जब हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों पर न्यूक्लियर बम गिराए गए और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है। अब ये बात हो रही है, क्या अमेरिका ऐसा कुछ कर सकता है? क्या वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसकी बात हो रही है वो क्या हैं? क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकता है? क्या ट्रंप जो है वो पहले भी इसके तरफ इशारा करते रहे हैं? तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संदीप पुनिथन के पास। संदीप जी, जो ये बात हो रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की, वो होते क्या हैं और क्या अमेरिका के पास इसका क्या इंतज़ाम है? जी, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं गौरव, वो इस तरह छोटे आकार के जो न्यूक्लियर बम है उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहा जाता है। और वो एक न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग में ना यूज़ करके बैटलफील्ड में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कोल्ड वॉर की 1945 से लेके 1991 तक की जो कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध जिसको कहते हैं, उसके समय यूएसएसआर और यूएसए ने दोनों ने इस तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। बहुत ही छोटे आकार के ये वेपन्स थे कि जिससे वो कि एक बैटलफील्ड पे उसको यूज किया जाए। आमतौर पे हम जैसे सबमरीन में भी लगा सकते हैं, सबमरीन में लगा सके, यहाँ तक जीप पे भी फिट किए थे। जीप पे भी एक जीप माउंटेड रिकॉइललेस राइफल था, फिर एक रॉकेट्स पे उन्होंने ये किया, आर्टिलरी थे, लैंड माइन्स थे, एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशंस बोलते, यहाँ तक कि स्पेशल फोर्सेस के लिए भी उन्होंने स्पेशल ऐसे छोटे न्यूक्लियर बम बनाए जो कि वो साबोटाज मिशंस के लिए लेके जा सकते थे। उनका ये है कि ये अगर हमको एक बहुत ही डिफेंडेड टारगेट को अगर तोड़ना हो, किसी बेस को या डैम को या कोई बड़े जहाज को, जैसे कि यूएस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको अगर डिस्ट्रॉय करना हो, तो ये इस छोटे आकार के न्यूक्लियर वेपन से आप कर सकते थे। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर चलता गया, दोनों साइड्स को ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग वेपन है, कि आप जो एक बहुत ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेपन जो है, आप एक फील्ड कमांडर के हाथ में दे रहे हो, उनके हाथ में सौंप रहे हो, और जब वो फाइट करना शुरू करेंगे तो संभवतः ये हो सकता है कि जो टैक्टिकल आपको लगता है वो बहुत ही जल्द स्ट्रेटेजिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टैक्टिकल वेपन्स उन्होंने हटा दिए। यूएस ने ये जो मैं कह रहा था, एक डेवी क्रॉकेट करके एक रिकॉइललेस राइफल पे, उस पे उन्होंने माउंट किया था टैक्टिकल वेपन, उन्होंने उसको हटा दिया, माइंस को हटा दिया। और 1991 में जब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, दोनों साइड्स ने ऑलमोस्ट एंटायरली टैक्टिकल वेपन्स को पूरी अपनी डिक्शनरी से ही हटा दिया और बोला कि देखिए, टैक्टिकल वेपन की नाम की कोई बात नहीं है, अब सब जो न्यूक्लियर वेपन जो है स्ट्रेटेजिक वेपन। लेकिन जब हम आते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर या फिर पोस्ट कोल्ड वॉर, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आते हैं 2016 में, तो स्थिति कुछ बदली सी लगता है उनको, कि पहली बार जो है यूएस की हिस्ट्री में वो 3 परमाणु न्यूक्लियर पावर्स को फेस कर रहे हैं, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। तब यूएस की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने कहा, देखिए, हो सकता है कि अगर हम जंग में घुस गए किसी ये इनमें से एडवर्सरीज के साथ, तो हमें टैक्टिकल ये लेवल पे कुछ वेपन की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने 2018 में बहुत सारे छोटे टाइप के टैक्टिकल वेपन्स फील्ड करना शुरू किया था। मिसाइल्स पे फिट किया उन्होंने। और उसकी जो यील्ड्स है, मैं वेरी क्विकली आपको समझा सकता हूँ कि ये पहले जो हिरोशिमा नागासाकी जो वेपन्स है 15 और 20 किलो टन के, ये जो टैक्टिकल वेपन्स अब जो यूएस के पास है वो 5 किलो टन 7 किलो टन के इक्विवेलेंट। 1 किलो टन का है, मिनिएचर तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी जो है अंतर है उसमें, बहुत छोटे हैं। जो टीएनटी होगा उसमें कम होगा विस्फोटक जो है, और वो जो पहले हिरोशिमा में गिरा है, जो है, जैसे कि हिरोशिमा का जो यील्ड था 15 किलो टन का था, यानी कि 15,000 किलो टीएनटी का एक जगह पे आपने गिरा दिया और उड़ा दिया है। इसका जो है इट इज़ 700 किलोज ऑफ टीएनटी, उसके बराबर। तो छोटे लेवल के, छोटे स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब तो वॉर हिस्ट्री में आप देखते रहे हैं, तो क्या जब 80 साल पहले
हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया और अब जो है ईरान के बीच में बात चल रही है क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा, वॉर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, उसके बीच अमेरिका ने कब कब जो है सोचा कि क्या हमें न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? जी 1945 में जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे विशेषज्ञ ऐसे कह रहे हैं कि एयर पावर से कोई सरेंडर नहीं किया आज तक, कोई एयर पावर ने कुछ ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया, बूट्स ऑन ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। 1949 में 1945 में ठीक यही जो सोच जो यूएस के सामने थी ये कि एक तो हम लैंड से मतलब एम्फीबियस इन्वेजन करेंगे जापान के आइलैंड्स पे, उनकी जो कैजुअलिटी एस्टिमेट्स थी 10 लाख से ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने लगा कि देखिए ऐसे 2 हम बम गिरा देंगे और उनको बोल देंगे सरेंडर कीजिए, और ठीक ऐसे ही हुआ। पहले हिरोशिमा में उन्होंने बम गिरा दिया और फिर नागासाकी में, और 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, और ये बिना कोई ग्राउंड इन्वेजन या एम्फीबियस इन्वेजन के। तो इसलिए ये एक उदाहरण है यूएस के सामने कि कैसे उन्होंने पास्ट में इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करके सरेंडर उन्होंने करवाया। तो हो सकता है ये आशंका है कि आगे चलकर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के होने से बहुत सारे देशों को ऐसे लगे कि हम ये इसको गिराने से हम ये विजय हासिल कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गुटेरेस ने 3 साल पहले ठीक उन्होंने कहा ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने हटाने के लिए कहा कि बहुत ही डेंजरस है। और एक चीज़ सर ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वॉर की स्क्रिप्ट आप लिख नहीं सकते हो कि इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगी, वो कभी भी लंबी चल सकती है। जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि लगा कि कुछ दिनों की जंग है और वो जंग ख़त्म हो जाएगी, 4 साल हो गए। ईरान में भी वही हो रहा है। तो एक बात हो रही कि जब आप ईरान शायद अपने ड्रोन को उड़ाता है तो उसको मारने के लिए जो मिसाइल है वो उससे बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही। तो कैसे अमेरिका जो है कहाँ उसके टेंशन हो रहा है, किन किन जगहों पर? तो इस जंग के जो 2 डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, वो एक है मार्केट्स है कि मार्केट्स किस हद तक गिर जाएंगे, और दूसरा जो है म्यूनिशंस यानी कि जो हथियार जो जंग के सामान है, हथियार जंग के सामान कितने हैं आपके पास। तो अगर आप हर एक शाहिद को गिराने के लिए आप 2-3 इंटरसेप्टर्स ऐसे लगातार फायर करते जाओगे तो आपके जो इंटरसेप्टर्स उसको बनाने में 1 महीना लगता है, और आपके पास इतनी लिमिटेड है, सीमित है आपकी जो इंटरसेप्टर की जो संख्या है। ईरान ने तो ये जो आटे चने की तरह उन्होंने ये शाहिद बना दिया पिछले 10 साल। उनके पास कहते हैं 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या उनके पास कुछ 4-5 हज़ार तक है। तो वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे मिसकैलकुलेट क्यों करते हैं, जब कोई वॉर प्लान बनाता है, जंग में घुस जाता है, तो वो ये नहीं सोचते कि दुश्मन के पास भी ऐसे कुछ प्लान हो सकता है, वो भी प्लानिंग कर सकता है। जैसे रशिया ने बहुत एक मिसकैलकुलेशन किया 2022 में, जब वो यूक्रेन में गए, उनको लगा कि भाई 2 दिन में जंग खत्म हो जाएगी और हम परेड पे बहुत सारे उनके सोल्जर्स जो थे परेड यूनिफॉर्म, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स लेके गए थे अंदर जब पकड़े गए। तो ठीक यही बात हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी। ये एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन के साथ ठीक यही हुआ कि उनको लगा कि 24 घंटे 48 घंटे में पूरे मतलब रैप अप कर देंगे, इतने बॉम्ब गिरा देंगे कि रिजीम चेंज कर देंगे और वो मतलब तहस नहस हो जाएंगे और वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 10 दिन हो गया, ईरानी तो लड़ते जा रहे हैं उनके हिसाब से ना। हाँ बिल्कुल। तो संदीप जी जैसा बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने की आशंका है उसको खारिज नहीं किया जा सकता है, और अमेरिका ने बहुत सारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं जो गाड़ियों से, जंगी हथियारों से और सबमरीन से जो है पानी के रास्ते भी ईरान के करीब ले जाए जा सकते हैं। इसलिए ये खतरा बना हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इसकी नौबत ना आए, क्योंकि जब पिछली बार हिरोशिमा नागासाकी हुआ था तो उसमें 2,40,000 लोग मारे गए थे, और जो उससे रेडिएशन होता है उससे पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो अब देखना होगा कि अमेरिका के पास कितने विकल्प हैं और वो उनको किस तरह से देखता है। क्या ये जंग लंबी खिंचती है या कुछ दिनों में ख़त्म होती है, और इसका असर जो है वो हिंदुस्तान पर भी, भारत पर भी होगा।